हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के पीएससी कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इकोलॉजी पार्ट 2 को, जिसमें कि हम प्रीवियस क्लास में जहां तक कंप्लीट किए थे उसके आगे के कंसेप्ट को समझेंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इसे वॉच कर रहे हैं तो पहले प्रीवियस पार्ट को जरूर देखिए, इसके बाद आपको इसमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ये टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जहां तक पढ़ रखा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो याद करिए कि प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि आपको जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ था किस किस में, तीन महत्वपूर्ण बातों में, जिसमें कि एक होता है उत्पादक या प्रोड्यूसर, और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर या उपभोक्ता। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, ठीक है, इसे हम कंज्यूमर कहते हैं, और तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे वो होता है आपका अपघटक या डिकम्पोजर। तो ये तीन पार्ट को हमको यहाँ पे ऑलरेडी हम इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रखे थे, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ चीजें और समझनी है, जिसमें कि हम यहाँ पे समझते हैं। इमेजिन करिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है, जिसे हम क्या कहते हैं, घास। सभी हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। घास को खाने वाला यहाँ पे क्या होगा, टिड्डा या ग्रास ऊपर। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा। ग्रास ऊपर यानी टिड्डा को खाने वाला क्या होगा आपका, यहाँ पे देखते हैं फ्रॉग या मेंढक। ठीक है, और मेंढक को खाने वाला यहाँ पे क्या हो सकता है, सांप हो सकता है। ठीक, और सांप को खाने वाला यहाँ पे एक और भी हो सकता है, इसे हम ले सकते हैं बाज या मोर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास, उसके बाद ग्रास ऊपर, ठीक है, ग्रास ऊपर, उसके बाद क्या देखते हैं, फ्रॉग, और यहाँ पे फिर देखते हैं स्नेक, और उसके बाद देखते हैं ईगल। ठीक, तो अब यहाँ पे इसे समझिए कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये छुपा हुआ है कि हमको पहचानना कैसे होता है कि कौन सा प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, सभी ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये हरा है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूसर होते हैं। इसे और क्या नाम से हम जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स या स्वयंपोषी। ठीक है, क्योंकि अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, सनलाइट की मदद से। यहाँ पे क्या है, सनलाइट आता है, और सनलाइट क्या है, एक एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक कारक है। और यहाँ से घास या ग्रास क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, या कोई भी दूसरे प्लांट भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या यूटिलाइज होता है, सनलाइट जो यूज होता है। और लाइक नीचे से क्या है, पानी उसे उसके रूट से या जड़ों से खींचेंगे। तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, इस ग्रास के लिए या इस उत्पादक के लिए क्या है, पोषण का काम करेगा। उसके लिए क्या है, यहाँ पे उसको फूड बनेगा, उस फूड को यूटिलाइज करेगा, अपना ग्रोथ करेगा। जैसे इसका ग्रोथ हुआ, उस जो बड़ा हो गया उसको क्या कौन खाएगा, उसके अगले वाले जो है पोषण स्तर में, जिसे हम कहते हैं टिड्डा। इस केस में तो टिड्डा खाएगा। लेकिन क्या होता है, उत्पादक भी कई टाइप के हो सकते हैं। ये प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर भी कई टाइप के हो सकते हैं। तो ये जो है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर को जो खाने वाला ये जो कंज्यूमर है, ठीक है, ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये बातें आपको सभी को क्लियर हुई। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहे, क्योंकि वो उत्पादक को खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, टर्सरी या तृतीयक कंज्यूमर कह सकते हैं। तृतीयक के बाद यहाँ पे देखते हैं वो क्या हो सकता है, आपका चतुर्थक। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक ये फोर्थ वन हो जाएगा। ठीक, टर्सरी कंज्यूमर और ये क्वाटरनरी कंज्यूमर। एक्चुअल में क्वाटरनरी ना कह के इसे अब क्या कह देते हैं, टॉप कंज्यूमर कह देते हैं। टॉप कंज्यूमर है होता है। ठीक, तो आपको समझना क्या है कि कैसे इसे पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसे समझिए कि कोई भी आप यहाँ पे लेवल देख रहे हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5।
जैसे आप 5 स्तरों में हैं, 5 लेवल्स में हैं, तो प्रत्येक लेवल अपने आप में क्या कहलाता है? पोषण स्तर कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर कहलाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसे T1 कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? T2 कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? T3, इसे हम T4 कह सकते हैं, और यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? T5 कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर है, T5 है, टर्सरी कंज्यूमर लेकिन लेवल जो है T4 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि T1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए प्राइमरी है तो आपको T1 नहीं करना है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है T2 होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर T3 होता है, टर्सरी कंज्यूमर T4 होता है, और लास्ट वाला जो होगा वो टॉप कंज्यूमर कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो लेवल कितने स्तर हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। मोस्टली ये देखा जाता है कि ज्यादातर इस पृथ्वी में ऐसे टाइप के फूड चेन बनते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं, जिसमें कि केवल टर्सरी कंज्यूमर तक होता है, और टर्सरी उस केस में टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। मतलब जो लास्ट में है उसे हम क्या कहेंगे? टॉप कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, ये बातें आपको याद हो गई। अब पहचानना मैं आपको सिखाता हूं फिर से। प्रीवियस क्लास में कुछ चीजें आपको याद आ रही होगी कि जिसमें कि आप देखते क्या है कि सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? आपके प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, तो सभी हरे पौधे क्या होंगे? आपके उत्पादक होंगे, तो आसानी से इसे पहचान जाएंगे। ठीक है, ग्रीन है मतलब वो प्रोड्यूसर ही होगा हमेशा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर को खाता है, तो प्रोड्यूसर को खाने वाले को हम क्या कहते हैं? उत्पादक को खाने वाले को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को कैसे पहचानेंगे? हमेशा ही क्या होंगे? शाकाहारी होंगे। देखो सबका अपना अपना क्या है? कुछ कैरेक्टर होता है, उसे पहचान जाएंगे। ये हमेशा क्या होंगे? हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, और ये क्या होंगे? हमेशा हरे होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स हरे होते हैं। तो कीवर्ड मैं बता रहा हूं कि आपको प्राइमरी कंज्यूमर को पहचानना है तो वो हर्बीवोर्स होता है। वैसे ही अगर आपको देखो सेकेंडरी कंज्यूमर को पहचानना है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये हमेशा मांसाहारी होते हैं, यानी कि कार्निवोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसे समझ जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि मोस्टली क्या होते हैं? जितने भी फूड चेन बनते हैं उसमें क्या है? आपका जो टॉप का लाइक हम कह सकते हैं जो सबसे लाइक लास्ट जो होता है टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर जिसे हम कहेंगे, वो टॉप कंज्यूमर क्या होता है? मोस्टली तृतीयक उपभोक्ता जो होता है टॉप मान लिया जाता है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पृथ्वी में ज्यादा फूड चेन इसी टाइप के हैं। कुछ ऐसा केस है, जैसे यहाँ पे केस दिया हुआ है कि हाँ तृतीयक के बाद चतुर्थक भी है, मतलब टॉप कंज्यूमर जो है वो आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो गया, लास्ट वाला हो गया। तो जब लास्ट वाला होगा तो टॉप कंज्यूमर को कैसे पहचानेंगे? नोबडी ईट्स टू देम, उसे कोई नहीं खाता। तो याद रखना, जैसे कि यहाँ पे बाज है, मोर है, शार्क है, ह्यूमन बीइंग है, टाइगर है, लायन है, ये सब क्या है? टॉप कंज्यूमर होते हैं, कि इस अर्थ में उसे कोई नहीं खा पाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये होगा आपका टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर को पहचानना बहुत आसान है कि उसे कोई नहीं खाता, तो आसानी से आप टॉप कंज्यूमर को पहचान जाएंगे। कुछ विशेष केस में इस प्रकार के बड़े फूड चेन बनते हैं जिसमें कि टर्सरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले याद रखेंगे, वही मेथड अपनाएंगे। स्टार्टिंग में आप किसे सेपरेट कर लेंगे? प्रोड्यूसर को सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हरा होता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता को कर लेंगे क्योंकि ये शाकाहारी होता है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता कैसे करेंगे? ये मांसाहारी होता है, इसे अलग कर लेंगे। उसके बाद एक मांसाहारी को जैसे अलग करेंगे, उसके बाद आपके पास बच जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अब आपके सामने जो होगा, जो डाउट होगा, तो उसमें क्या है? गिवन दो ही बचे रहेंगे, टर्सरी और बाज बचे रहेंगे। तो यहाँ पे आप सीधा सेपरेट कर लेंगे बाज को, ईगल को, क्योंकि वो टॉप कंज्यूमर होगा, क्योंकि उसे कोई नहीं खाता। सेपरेट करना बहुत आसान है कि टॉप कंज्यूमर को देखना कि वो यहाँ पे किसी का शिकार नहीं बनता, वो उसे कोई नहीं खाता, तो अलग अलग से उसे सेपरेट कर लिए। अब उस बाज का शिकार आप रिवर्स आएंगे कि बाज का शिकार क्या वो मेंढक को करता है? नहीं करता, वो सीधा क्या करेगा? सांप को करेगा, फिश को करेगा, इस टाइप की चीजों को वो हंटिंग या शिकार करेगा। तो उससे रिवर्स आ जाना आपको। टॉप पहचान लिए तो टॉप से रिवर्स आ जाएंगे, तो आपको सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि मेंढक और सांप में कौन सेकेंडरी होगा कौन टर्सरी होगा आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए पहचानना। इसे हरा, ये हरा होता है, ये शाकाहारी होता है, ये मांसाहारी होता है, और टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खाता,
ये पहचान सकते हैं। अगर आपको बड़ा फूड चेन दिया गया हो तो आप सीधा लास्ट में चले जाना, जिसमें टॉप कंज्यूमर को देखना कि वो किसको किसे खाता है, तो उसके बाद आप रिवर्स जब आएंगे तो आपको आसानी से ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं टर्सरी कंज्यूमर तक ही पूछे जाते हैं, उसी को टॉप मान लिया जाता है क्योंकि वो लास्ट में होता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह हो गए या जो बड़े ज्यादा जहां पे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बहुत ज्यादा है, वहां पे हम देखते हैं कि बड़े और कॉम्प्लेक्स टाइप के इस प्रकार के फूड चेन बनते हैं। फूड चेन और पिरामिड का टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के फूड चेन्स, बहुत सारे उसमें पिरामिड्स वगैरह बनते हैं, वो सब चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये हो गया आपका क्या है कि इकोसिस्टम में बायोटिक पार्ट जो होता है उसमें इन सबको पहचानना। अब यहाँ पे जो डिकम्पोजर होता है, तो डिकम्पोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिनरल साइकिल या खनिज चक्र में। इसे हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र या मिनरल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि ये जो होता है आपका खनिज चक्र में जैव अपघटन में क्या डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव जो है महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। याद रखना कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो सीधा कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जटिल प्रकार की यौगिकों को वो क्या सरल रूप में उसे क्या है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि ये पूरा आपका सीक्वेंस है जिसमें कि आपको लेवल 1 ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4 एंड 5 पे इस प्रकार यहाँ पे लाइक डिवाइडेड है। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि इसे हम ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रोड्यूसर को ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहते हैं, एनर्जी गेटवे कहते हैं, क्योंकि यहीं से एबायोटिक चीजें जो हैं वो बायोटिक चीजों में कन्वर्ट हो रही है और सूर्य प्रकाश यहाँ पे भोजन के रूप में एनर्जी के फॉर्म में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी या ऊर्जा के रूप में यहाँ पे प्रवेश कर रहा है क्योंकि इसका ग्रोथ होता है, तो इसलिए प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, आप ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि कौन बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, माध्यमिक का काम कौन करता है। तो इधर देख रहे हैं सब में लाइफ होती है, तो ये क्या है, बायोटिक पार्ट हो गया, जैविक कारक हो गया। और वैसे ही इधर देखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें देखते क्या है, इसमें जो है लाइफ नहीं होती, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि इधर तो ये क्या है, एबायोटिक हो गया। दोनों के बीच में कौन कनेक्टिंग लिंक है, ये प्रोड्यूसर। तो दोनों के बीच में बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक के बीच में कौन माध्यमिक का काम कर रहे हैं, ये उत्पादक कर रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना किसी में जितना ज्यादा सनलाइट जो है यहाँ प्रवेश करेगा, वो उस एनर्जी, उस फूड चेन में उतनी ज्यादा एनर्जी रहती है। उस एनर्जी ज्यादा होने पर उसकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। अब ये उत्पादक कौन सी बला है, इसे हम समझ लेते हैं। उत्पादक या प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है और इसमें किसमें क्या बेसिकली ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट होगा, कौन सा जिसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसे देखते हैं। तो उत्पादकता या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। यहाँ पे ये है प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादकता को कैसे समझेंगे, तो कोई भी फूड चेन है, कोई भी ऐसी खाद्य श्रृंखला है, कोई भी ऐसा इकोसिस्टम है, वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा संबंध होता है वहां पे उपस्थित सनलाइट से। तो जितना ज्यादा सनलाइट होगा वहां पे फूड चेन में या उस इकोसिस्टम में उतना ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें जो है होंगी। तो किस प्रकार इसका कंसेप्ट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उत्पादकता का सीधा सीधा संबंध होता है बायोमास से। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है पहले समझिए। बायोमास ये होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसी निश्चित समय अवधि में यहाँ पे उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ, तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर का रोल होता है, कार्बनिक पदार्थ। तो किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किसी निश्चित समयावधि में, एक सर्टेन टाइम पीरियड में या पर यूनिट टाइम में लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कितना है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं, सीधा सीधा बायोमास या जैव भार कहते हैं। इसे किससे मेजरमेंट किया जाता है, तो बॉम्ब कैलोरी मीटर से इसे क्या है मेजरमेंट किया जाता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या है मेजरमेंट किया जाता है। तो बायोमास समझ में आ गया। प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लिविंग ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, वहां पे उपस्थित माइक्रोबियल्स हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका वहां पे क्या है बायोमास या जैव भार। अब यहाँ पे याद रखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है,
प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब है बायोमास का कितना उत्पादन हो रहा है। बायोमास का की उत्पादन दर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उत्पादन दर को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिव रेट ऑफ बायोमास, ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोड्यूसिंग रेट ऑफ बायोमास इज कॉल्ड अ प्रोडक्टिविटी। बायोमास के उत्पादन की दर को हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और बायोमास का मतलब क्या, एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल्स, वहां पे उपस्थित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है वही है, ठीक है, जीवित कार्बनिक पदार्थ। अब यहाँ पे याद रखिएगा, तो ये उत्पादकता होगी, ये फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, या इसे हम 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्पादकता की दर, उत्पादकता बायोमास की दर ये है। अब ये फर्दर डिवाइड होता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, ये होता है पहला, है ना, प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, पहला होता है प्राथमिक उत्पादकता, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दूसरा हम देखते हैं द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है, द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है, और तीसरा हम देखते हैं द्वितीयक उत्पादकता के बाद तीसरा हम देखते हैं वो तृतीयक ना कह के इसे कहते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, नेट समुदाय उत्पादकता हम कहते हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म को समझिए, आपका हर लेवल का क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, कंसेप्ट इससे सॉल्व होंगे। तो देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो उत्पादकता है, इसमें देखते हैं किसी निश्चित समय में, किसी सर्टेन टाइम पीरियड या पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में किसी एक, आप यहाँ पे जितने उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसकी क्या है, वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी, बायोमास का कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, क्या समझे। उत्पादकता, प्राइमरी उत्पादकता, बोथ आर, वो इसी का ही पार्ट है, प्राइमरी उत्पादकता का ही पार्ट है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना बायोमास का उत्पादन हो रहा है वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। अब इसे क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड करेंगे, कितने रूप में, यहाँ पे देखेंगे, पहला है, इसे फिर से डिवाइड करने वाले हैं। इसे पहला हम देखते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, सकल को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी क्या है, जीपीपी ये है कि ये जो पर यूनिट एरिया है उसमें कितने प्रोड्यूसर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी उत्पादक हैं, वो सब क्या करेंगे, बायोमास करेंगे, बायोमास उनका होगा। तो किसी निश्चित क्षेत्र में, यहाँ पे देखिएगा कि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा संबंध होता है स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ से। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो कौन बनाते हैं, प्लांट बना सकते हैं, तो प्लांट ही बना सकते हैं। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी, किसी पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में उपस्थित जितने भी उत्पादक हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका जो है आप बायोमास का उत्पादन दर अगर देखेंगे, उसका बायोमास का प्रोड्यूसिंग रेट जो देखेंगे, प्रोडक्शन रेट देखेंगे, उसे हम कहते हैं जीपीपी। दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, किसी पर यूनिट एरिया में कितने प्रकार के वहां पे प्लांट है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ से यानी स्वपोषी से संबंधित है। स्वपोषी पेड़ पौधों को कहते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वहां पे कुल प्रकाश संश्लेषण की दर, कुल फोटोसिंथेसिस की दर जो होती है, उसे हम कह सकते हैं जीपीपी। क्यों कहेंगे, क्योंकि वही तो आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये जो प्रोडक्टिविटी होती है, यहाँ पे प्राथमिक के अंदर जो आता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, किसी क्षेत्र में जितने भी उत्पादक हैं उनकी जो है कुल फोटोसिंथेसिस, कुल प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है या दर है, उसे हम क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा, केयरफुली समझते चलें कि इस एरिया में मान लो 1000 टाइप के प्लांट्स थे, तो 1000 प्लांट ने अपना बायोमास उनका होगा, उसमें कितना फोटोसिंथेसिस करेगा, वही उसका सकल प्राथमिक उत्पादकता होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। अब यहां पे दूसरा हम देखते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं,
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो एनपीपी कह सकते हैं, एनपीपी। तो एनपीपी क्या होता है, देखो यहाँ पे कुल फोटोसिंथेसिस मान लो, उसकी कोई वैल्यू मान लो, थोड़े समय के लिए 100 मान लो, तो 100 जो जीपीपी था वो उसका कुल प्रकाश संश्लेषण में कितना यूनिट बनाया, 100 यूनिट बनाया, प्रोडक्शन किया। तो उसमें हम क्या देखते हैं, वो अपनी जरूरत के लिए कुछ चीजें क्या है यूटिलाइज करेगा, कौन, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। भाई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो उस भोजन को कुछ वो कंज्यूम भी तो करेंगे ना, तो वो कंज्यूम कितना करेंगे, तो जीपीपी क्या है, कुल प्रकाश संश्लेषण है, टोटल फोटोसिंथेसिस है, उसमें कितना कंज्यूम करेंगे, मान लो आर कंज्यूम करते हैं। आर क्या है, मेटाबॉलिज्म या उपापचय कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे उसका न्यूट्रिशन वगैरह सब चीजें आ गया। तो प्लांट अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुल प्रकाश संश्लेषण में जितना फूड बना था उसका कुछ परसेंट जो है यूटिलाइज करेंगे। तो मान लो उसे हम आर से डिकोड, आर से रिप्रेजेंट करें, तो मान लो इसमें वैल्यू रख लो 100 माइनस यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख लो, मान लो 20 वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ पार्ट है क्या है, वो 80 है, यानी फिर यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, एनपीपी कहते हैं। तो एनपीपी क्या है, एनपीपी है कि प्रोड्यूसर या उत्पादक के द्वारा जितनी कुल प्रकाश संश्लेषण का फूड होता है, उस फूड का जो है एक सर्टेन पार्ट जो है वहां पे उस प्रोड्यूसर के द्वारा, उत्पादक के द्वारा उसके मेटाबॉलिक चीजों में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में, प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है। तो बचा हुआ पार्ट क्या है, एनपीपी है, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और वास्तव में समझिएगा, ये 80 जो बच गया है, इसी को कौन खाता है, इसी को ही खाते हैं कौन, उपभोक्ता। याद आ रहा है अभी उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता जो हर्बीवोर्स होते हैं। तो हर्बीवोर्स किसे खाते हैं, पहले तो प्लांट अपने लिए भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस वो 100 हो गया, अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए 20 यूनिट वो यूज कर लिया, बचा हुआ 80। तो 80 को कौन खा रहा है, 80 को खा रहा है प्रोड्यूसर, सॉरी कंज्यूमर, उपभोक्ता खा रहा है। और जो पहले उपभोक्ता एंट्री लेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ये बातें सभी क्लियर हो गई। तो ये जीपीपी और एनपीपी, जीपीपी और एनपीपी समझ में आ गया आप सभी को। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है, बट ध्यान से रखिएगा कि टोटल बायोमास के उत्पादन दर को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक। और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी में जो है डिवाइडेड होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और नेट समुदाय उत्पादकता में विभाजित होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है फर्दर डिवाइड होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता को। सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब किसी क्षेत्र में प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों के द्वारा, यानी पौधों के द्वारा जितनी फोटोसिंथेसिस जो है फूड बनाएगा, उसी को हम जीपीपी कहते हैं, कुल प्रकाश संश्लेषण की दर है। अब वो मान लो उसे 100 मान लिए, एक यूनिट है, तो उसे हम जीपीपी के रूप में 100 लिख लिए। इसके बाद देखते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, कि प्लांट या प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस के बाद अपनी भोजन का कुछ परसेंट पार्ट वो कंज्यूम करते हैं, वो खपत कर लेते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो वो क्या है, हमने उसे आर से डिवाइड किया, आर से माइनस किया, तो बच गया जो है शुद्ध पार्ट बच गया। ये शुद्ध पार्ट क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो प्रोड्यूसर के द्वारा बच गई, यूटिलाइज की गई जो है यूनिट के बाद, यूटिलाइज उपभोग की गई या उपापचय में जो कंज्यूम कर दिया गया है, वो माइनस करने के बाद जो यूनिट बच गया है, जो रिजल्ट बच गया है, ये क्या है, एनपीपी है, शुद्ध प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और वास्तव में इसे ही तो खाते हैं कौन, ये खाते हैं उपभोक्ता, क्योंकि जितना भाई कोई प्लांट सरवाइव किया, वहां जीवित रहा, तो उसके बाद अपना ग्रोथ डेवलपमेंट किया, उसके बाद जो बचा वाला पार्ट है वही यूज करते कौन है, उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। अब ये समझ जाएंगे तो अब द्वितीय उत्पादकता को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइमरी उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन किसका रोल है, ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी का रोल है, मतलब ये कितने प्लांट होते हैं। द्वितीयक उत्पादकता का संबंध होता है विषम पोषी से, यानी कि हेटेरोट्रॉफ से। विषम पोषी से संबंध होता है, हेटेरोट्रॉफ से होता है। हेटेरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, प्लांट को छोड़ के बाकी सब चीजें हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे कि वी ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हम सभी क्या हैं, एनिमल जितने भी हैं वो सब क्या हैं, आपके द्वितीयक उत्पादकता का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे द्वितीयक विषमपोषी के द्वारा उत्पादित की गई कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक जो है उत्पादकता कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा जो होते हैं जितने कार्बनिक पदार्थ जो यहाँ पे जो निर्माण होगा उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेट समुदाय उत्पादकता। तो नेट समुदाय उत्पादकता को हम क्या कहेंगे, एनसीपी कहेंगे। तो एनसीपी इक्वल टू क्या हो सकता है, एनसीपी इक्वल टू हो सकता है कि ये नेट समुदाय कम्युनिटी में क्या होता है कि हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा देखिए यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स कौन हो रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके एग्जाम्पल होते हैं हेटेरोट्रॉप्स के। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा, ये 80 का कुछ भाग क्या यूटिलाइज करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे एनपीपी, है ना, एनपीपी और माइनस एनपीपी के माइनस जो है फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचआर या हेटेरोट्रॉप्स लिख सकते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स लिख सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल शब्द में बता रहे हैं। कुल यूनिट बना एन जीपीपी 100 यूनिट, 100 यूनिट उसका टोटल फोटोसिंथेसिस था, उसमें 20 कंज्यूम हो गया आपका अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो बच गया क्या है, एनपीपी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, एनपीपी बन गया। एनपीपी को कौन खा रहा है, यहां पे खा रहा है प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर वास्तव में एनपीपी को ही खाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा 80 को ही कंज्यूम कर लेंगे। तो जितना कंज्यूम करेंगे तो उसे मान लो जो कंज्यूम कर रहे हैं मैं उसे एचआर से क्या रिप्रेजेंट करूंगा, तो बच गया जो चीज है वो होता है एनसीपी। तो एनपीपी में जितना कंज्यूम हो रहा है, बाकी हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा, तो जो बच गया होता है वह बचता है, वहां उस इकोसिस्टम का नेट समुदाय उत्पादकता बचता है। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। आप डाउट कम्युनिटी में है ना, कनेक्ट टू टीचर का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप पूछेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सभी चीजों को बेहतर से बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी घुमा के पूछ देगा आपको, तो वो क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी हो जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पे दूसरे टाइप से इसको जो है पक्षांतर करके आपको पूछ देगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपको जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, या एनपीपी इक्वल टू या जीपीपी इक्वल टू क्या है, आपको इसी फॉर्मूला को क्या है पक्षांतर करके दे देता है, या इस फॉर्मूला को आपको पक्षांतर करके देगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के यही है। ठीक है, ये बातें सभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप समझिए कि इसके आगे का कंसेप्ट जिसमें कि कुछ बातें और समझनी है प्रोडक्टिविटी के बाद। तो प्रोडक्टिविटी में ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आप सोच लॉजिक लगा के देखिए। जहां पे सनलाइट ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोड्यूसर बनेंगे, ज्यादा उत्पादक बनेंगे, ज्यादा उत्पादक को खाने वाले ज्यादा प्राथमिक उपभोक्ता बनेगा, यानी ज्यादा शाकाहारी वहां पे प्राणी होंगे। जब शाकाहारी प्राणी ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे लाइक डाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब प्रोड्यूसर उत्पादक ज्यादा है, तो वहां बहुत सारे प्रकार के फूड चेन बनेंगे, है ना, खाद्य श्रृंखलाएं बनेंगी। तो खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा बनेंगी तो क्या बनेगा, खाद्य जाल का निर्माण होता है। और खाद्य जाल यदि निर्माण हो गया तो वहां पे उसकी लाइक कहना चाहिए उत्पादकता ज्यादा हो गई, वहां पे दूसरे टर्म में कहेंगे उसका डाइवर्सिटी ज्यादा हो गया, विविधता ज्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट और देखिए कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझना है, जहां पे सूर्यातप सनलाइट ज्यादा, सूर्यातप ज्यादा, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे विविधता ज्यादा। ठीक है, विविधता या फिर हम कह सकते हैं उत्पादकता ज्यादा। ठीक, दूसरा अगर हम सूर्यातप कम कहेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसे हम सूर्यातप कम कहेंगे तो ये क्या है, डाइवर्सिटी, ये जो है उत्पादक विविधता और ये उत्पादकता दोनों क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, यानी सूर्यातप ज्यादा तो डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा, सूर्यातप यानी सनलाइट का
कम प्रेजेंस है तो वहां पे डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी कम होता है। ठीक, अब ऐसा कौन कौन सा इकोसिस्टम है जहां पे इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है? अगर किसी स्थलीय और किसी लाइक टेरेस्ट्रियल पार्ट को देखते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में किसका ज्यादा होता है? तो याद रखना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि ये इक्वेटर के पास होते हैं, वहां पे सनलाइट ज्यादा होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और वर्षा वन है तो वहां पे साल भर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको थल का यानी फिर सॉरी जल का अगर आपको पूछा जाए, है ना, लाइक एक्वेटिक इकोसिस्टम में कहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो कोरल रीफ यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, ज्यादा क्या होगी, यहाँ पे कोरल रीफ पे होती है, प्रवाल भित्ति पे होती है। ठीक, और अगर आपको पूछा जाए कम कहाँ होती है, तो अगर आपको दिया हुआ है गहरे झील, गहरे झील दिया हुआ है, ठीक है, डीप जो है वहां पे आपको लेक दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। कुछ केस में आप लाइक झील भी कई तरीके से हो सकते हैं, वो ओलिगोट्रॉपिक हो सकता है, लाइक कुछ ऐसे झील होते हैं पुराने होते हैं, कोई नए होते हैं, है ना, कुछ जो है एक संक्रमण क्षेत्र से गुजर रहे होते हैं। तो याद रखना गहरे झील होगा तब ये क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। कुछ किताबों में आप देखना समुद्र को भी ले लिया जाता है, क्योंकि गहरे समुद्र में मोस्टली देखते हैं कि 250 से 300 मीटर तक ज्यादातर क्या है, सनलाइट का प्रेजेंस ज्यादा होता है। तो 300 मीटर के नीचे अगर आप जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो गहरे झील अगर होगा तो वहां पे आप आंसर कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन अगर आपको समुद्र और नॉर्मल झील दिया हुआ है तो उस केस में दोनों में अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग वहां पे आंसर लिया गया है, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन के हिसाब से आप चलेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा गहरे झील होगा तो उसे ही आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये नवीन नए प्रकार का जो है ये क्या है, संरचना होता है, अभी अभी नया नया उसका फॉर्मेशन होता है। वो 100 200 300 साल हो सकते हैं, लेकिन समुद्र क्या है, वो हजारों वर्ष से यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना गहरे झील की प्रोडक्टिविटी कम होती है, समुद्र के केस में आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं कोई ऐसे खेत वाले क्षेत्र में अगर देखते हैं तो चावल और गन्ने के खेत में क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। किसी ऐसे स्थलीय या किसी ऐसे कृषि पारिस्थितिक तंत्र में अगर लेते हैं तो चावल गन्ने की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है, प्रोडक्टिविटी से संबंधित इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे बनना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट जरूर करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं आगे का पार्ट, तो आगे का पार्ट में अगर आप देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो अगला जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट आएगा कि डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजी आएंगे। जो टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे, अलग अलग प्रकार की शब्दावली है जो आपके इस इकोसिस्टम में पूछी जाती है इकोलॉजी वाले टॉपिक में। लेकिन इकोसिस्टम के कुछ टाइप अगर हम देख लेते हैं जल और स्थल के आधार पे, तो पारिस्थितिक तंत्र के पारितंत्र के प्रकार, तो यहाँ पे अगर इसे हम देखते हैं साइज की बेस पे, प्रीवियस क्लास में देखे थे नैनो, माइक्रो, मैक्रो और मेगा। पानी की एक बूंद नैनो, आप देखते हैं तालाब का क्या है माइक्रो, आप देखते हैं बड़े किसी फॉरेस्ट का देखते हैं मेगा, ठीक है, सॉरी मैक्रो, और उसके बाद मेगा जो होता है वो विशाल आपका महासागर होता है। अगर यहाँ पे अगर इकोसिस्टम को हम डिवाइड करना चाहें तो इकोसिस्टम को अगर हम इसका क्या है थल के आधार पर यानी कि इसका टेरेस्ट्रियल पार्ट को देखते हैं, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट में अगर क्या देखते हैं तो क्या क्या हो सकता है, एक घास का इकोसिस्टम हो सकता है, घास के मैदान का। ठीक है, उसी प्रकार आप देखते हैं लाइक जैसे कि होता है कि वन का इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है। उसी प्रकार आप क्या देखते हैं यहाँ पे धान के खेत का, तो खेतों का इकोसिस्टम हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो बड़े स्थलीय क्षेत्र में अगर देखें तो टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है, टैगा इकोसिस्टम हो सकता है। इस प्रकार की क्या है स्थलीय प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। लेकिन जल अगर दूसरा होता है कि यहाँ पे जो होता है जलीय इकोसिस्टम का क्या एग्जाम्पल होगा, तो जलीय इकोसिस्टम का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे भी फिर से दो बातें आ जाएंगी, क्या ये शुद्ध जल वाले हैं या फिर ये क्या है खारे पानी या समुद्री वाले हैं। तो समुद्री वाले में है यानी ओशनिक वाले में, तो फर्दर क्या डिवाइड हो सकता है कितने पार्ट में, कि ये क्या है कोरल रीफ वाला इकोसिस्टम है क्या,
या फिर ये देखते क्या है, कोरल रीफ के अलावा इसके अलावा तट रेखा वाले जो होते हैं वो हो सकते हैं। इसके वाला देखते हैं खुले समुद्र वाला पार्ट हो सकता है ना, खुले समुद्र वाला पार्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिकली एग्जाम्पल होते हैं क्या है, समुद्री वाले में। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा शुद्ध जल में आप क्या देखते हैं, शुद्ध जल में यहाँ पे देखेंगे क्या वह स्थिर पानी है। तो स्थिर जल का जो इकोसिस्टम हो सकता है जैसे कि तालाब, ठीक है, तालाब या फिर झील वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं बहता हुआ पानी है, तो आप देखते हैं बहते हुए पानी में फिर एग्जांपल हो सकता है ये नदी हो सकता है, झरना हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो पार्ट होता है ये आपका स्थलीय जलीय इकोसिस्टम का हो सकता है। एक ऐसा पार्ट भी होता है जिससे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे बीच में आ जाएगा कि यह होता है संक्रमण, या यहाँ पे इसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। तो संक्रमण जोन में क्या है, आधा क्या है टेरेस्ट्रियल पार्ट है, आधा क्या है आपका एक्वेटिक पार्ट है। एक्चुअल में ये यहां से जाना चाहिए। ठीक, तो इसी जगह से हम देखेंगे कि आधा पानी और आधा भूमि वाला पार्ट। ठीक है, तो आधा टेरेस्ट्रियल आधा क्या है एक्वेटिक वाला पार्ट में अगर आप देखोगे तो याद रखो एस्चुरी का पार्ट क्या होता है, इसी का पार्ट होता है। दूसरा आपको पता होगा वेटलैंड या नम भूमि, तो नम भूमि इसी का एग्जाम्पल है। वैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये यहाँ पे याद रखेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी क्या है इसी प्रकार के संक्रमण वाले क्या है पारिस्थितिक तंत्र के एग्जाम्पल होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हम यहाँ पे एक्वेटिक और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के पार्ट पे देखते हैं, तो इतने टाइप के हो सकते हैं। बाकी नोट्स में और चीजें भी बेहतर तरीके से इसे क्लैरिफाई किया गया है। तो आपको ये बातें यहाँ पे समझने वाली बात है, बस ये समझना है कि कौन ट्रांजिशन है, कौन सा शुद्ध जल का है, कौन सा मराइन वाटर का है, कौन सा यहाँ पे लाइक टेरेस्ट्रियल पार्ट है। ठीक है, ये बातें सभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर ये समझ गए हैं तो डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं जो आपके लिए बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें में सबसे पहले देखते हैं इकोटोन। इकोटोन या इसे हम कहते हैं संक्रमिका, इसे क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे संक्रमिका। तो संक्रमिका या इकोटोन, ठीक है, देखिए इंग्लिश में इकोटोन कहते हैं और संक्रमिका क्या होता है, देखिए बहुत आसान है इस कंसेप्ट को। आप वेटलैंड जानते हैं, नम भूमि, नम भूमि जिसकी जो है गहराई 6 मीटर तक होती है उसे सब हम क्या कहते हैं कि वेटलैंड में गिन लिया जाता है, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे झील, बहुत सारे ऐसे मार्शी लैंड, कुछ ऐसे जो है दलदली भूमि, कुछ जगह पानी का ठहराव होता है, वो सब वेटलैंड में होते हैं। तो वेटलैंड या नम भूमि क्या होता है, देखो एक इकोसिस्टम मान लो इसे ले लेता हूं मैं, वन का इकोसिस्टम ले लेता हूं। ठीक, अब दूसरा इकोसिस्टम में ले लेता हूं, उसी से सटा हुआ भाग है, क्या है यहाँ पे कोई ऐसा क्या है, यहाँ पे नदी का क्षेत्र। ठीक, अब यहाँ पे इसे इकोसिस्टम ए कह देता हूं, इसे इकोसिस्टम बी कह देता हूं। अब वहां पे क्या देखते हैं, वन जब जाते जाते आए एक समय बाद वन जो है वहां पे फिनिश होगा और एक जगह देखेंगे वहां से कुछ समय बाद क्या है फॉरेस्ट जो है कम हो जाएगा और ये वो क्षेत्र हो जाएगा जो नदी के किनारे वाला भाग होगा, या यहाँ पे तालाब वगैरह, नदी तालाब कोई भी ऐसा एक्वेटिक पार्ट ले लो। तो एक्वेटिक पार्ट में भी देखते हैं समय बाद यहाँ पानी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र जो दोनों क्षेत्र का क्या है आधा आधा भाग हो, या फिर कह सकते हैं दोनों क्षेत्र का मिश्रण हो, मिक्सचर हो। तो जिसमें कि आधा क्या है यहाँ पे ग्रास लैंड भी हो सकते हैं, आधा फॉरेस्ट वाला भी हो सकता है, आधा यहाँ पे क्या देखते हैं नदी या तालाब वाला या एक्वेटिक वाला पार्ट हो सकता है। दूसरा, तो ये जो पार्ट होता है इसे हमने सी कहा। तो जब दो इकोसिस्टम का मिलन स्थल होता है वास्तव में वेटलैंड, तो इकोसिस्टम में एक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होना जरूरी है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जैसे ले लें, इधर घास का मैदान है, घास के मैदान से आगे जा रहे अचानक से यहाँ पे क्या है पानी चालू हो गया। तो पानी जहाँ चालू हुआ उसके आगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो पार्ट हो जाएगा आपका एक्वेटिक पार्ट, ये हो जाएगा इसका टेरेस्ट्रियल पार्ट। जो बीच में जो है जो संक्रमण क्षेत्र है जिसमें कि दोनों चीजें हैं, पानी भी का है वहां पे और वहां पे टेरेस्ट्रियल पार्ट या ग्रास भी है। तो वो जो बीच का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे सेम चीजें दी हुई हैं, देखो ये संक्रमण क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। और इकोटोन की कुछ विशेषता है, जैसे इकोटोन में यहाँ पे ये होता है कि मान लो इकोसिस्टम ए में नंबर ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की संख्या, टोटल एनिमल प्लांट की संख्या 100 है और रिवर में मान लो इसकी संख्या 50 है। तो ये सी जो होगा यहाँ पे हो सकता है 300 हो, मतलब ये यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जीव जंतुओं पौधों की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो जिनसे मिलके बना है। तो दो इकोसिस्टम का मिलन स्थल ही हो गया ना ये पार्ट। ठीक है, ये बातें सभी क्लियर हो गई।
तो आपको यहाँ पे ये समझना है इकोटोन। तो इकोटोन में भी यहाँ देखो ये लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बाद जैसे ही देखते हैं यहाँ पे आता है ये इकोसिस्टम, ये है एक्वेटिक, और ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पे ट्रांजिशन एरिया बनता है, और ये जो ट्रांजिशन एरिया बनता है इसे हम कहते हैं इकोटोन। तो जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि दोनों टाइप के कुछ इधर माइग्रेट करके भी आ सकते हैं, इधर से कुछ माइग्रेट करके आ सकते हैं, और नए टाइप के यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कुछ और भी बाहर प्रकार के माइग्रेट करके आ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे इस ट्रांजिशन जोन को ही हम कहते हैं, इसे कहते हैं इकोटोन। तो इकोसिस्टम 1, इकोसिस्टम 2 और बीच का पार्ट क्या है, ट्रांजिशन जोन, इसे हम कहते हैं इकोटोन। तो इकोटोन को बारे में आपको समझ में आ गया, वेटलैंड को आप इकोटोन कह सकते हैं। ये बात है सभी को समझ में आया। दूसरा होता है कोर प्रभाव। कोर प्रभाव या एज इफेक्ट। एज इफेक्ट को है वास्तव में इकोटोन जैसा ही है, बस अंतर ये है ये किनारे में होते हैं। जैसे कि दो इकोसिस्टम मिलते हैं, जो हम इकोटोन यहाँ पे कह रहे हैं। जब दो इकोसिस्टम यहाँ पे देखते हैं तो इकोटोन में क्या होता है कि यहाँ पे दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, अब ये कहीं पे भी हो सकते हैं। एज इफेक्ट या कोर प्रभाव में क्या होता है कि उसका कोई एज लिया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं दो इकोसिस्टम की किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है, किनारे वाला क्षेत्र, जैसे कि आप देखते हैं एस्चुरी वाला क्षेत्र आप ले लो, एस्चुरी ले लो, जहां पे पर्वत और घाटी मिलते हैं तो वो घाटी के किनारे वाला क्षेत्र ले लो। आप वैसे ही ले लो नदी के किनारे वाला क्षेत्र, मतलब दो इकोसिस्टम का मिलन हो रहा है और उसका जो किनारे वाला पार्ट है हम कहते हैं, किनारे वाले पार्ट में क्या है, वहां पे भी डाइवर्सिटी ज्यादा ही दिखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्रांजिशन जोन के किनारे वाला पार्ट है। तो ट्रांजिशन जोन के किनारे वाला पार्ट, जैसे ये इसका किनारे वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये किनारे वाला पार्ट होगा, ये किनारे वाला पार्ट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं, कोर प्रभाव कहते हैं। ये बातें सभी को क्लियर हो गया। तो जैसे कि आपको इसका एग्जाम्पल अगर नोट करना चाहें तो वही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नदी के किनारे वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे जंगल और वहाँ पे जितने भी घास के मैदान हैं, जंगल कहाँ जहाँ खत्म होता है और घास वगैरह चालू होता है, तो उस किनारे में भी मिलन स्थल है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कह सकते हैं, उसे इकोटोन, उसे क्या है, एज इफेक्ट कह सकते हैं। पर्वत और घाटी में भी किनारे वाला क्षेत्र जहाँ पे वो मिलते हैं, तो वो जो किनारे किनारे वाला जहाँ से जॉइनिंग स्टार्ट होती है, वही इसका क्या है, एज इफेक्ट या कोर प्रभाव कहलाता है। अब क्या होते हैं, पारिस्थितिकी कर्मता या नीशे, ठीक है। वास्तव में इकोलॉजिकल, इसे निकेत भी कह देते हैं, हिंदी में निकेत भी कह देते हैं। निकेत क्या है, वास्तव में किसी भी स्पीसीज का क्रियात्मक पता है, फंक्शनल एड्रेस होता है। इसका जो है कहीं पे आप होता है कि वो वहां पे फंक्शनल नहीं है। द इकोलॉजिकल डिस्क्राइब द फंक्शनल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इसका क्या है, हैबिटाट है, ये इसका हैबिटाट है। और यहाँ पे कहीं ऐसी जगह नीचे जब बनता है, हैबिटाट, इन हैबिटाट विच इज द ऑर्गेनिज्म लिव्स, लेकिन ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी पैटर्न, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इज द एक्टिव, द रिसोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द हैबिटाट। मतलब सामान्यतः ये कहा जाए कि उसका एक निवास स्थान हो सकता है और वो वहां पे रह रहा है, लेकिन उसके जहां पे वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है उसके फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो जहां पे उसका क्रियात्मक पता होता है, फंक्शनल होता है, ऐसा एड्रेस जहां पे वो जाके अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, तो वो जो एड्रेस होता है उसका इकोलॉजिकल नीशे कहलाता है, ठीक है। तो जैसे याद रखना कि डिफरेंट टाइप की बहुत सारे एनिमल प्लांट्स वगैरह ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं ज्यादा फूड अवेलेबिलिटी है, तो वो ज्यादातर वहां पे अपना हैबिटाट भी बनाए रखे हैं, और दूसरा वहाँ फूड ऑप्शन है तो वहाँ ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। इकोलॉजिकल नीशे वास्तव में उसका क्रियात्मक पता है, फंक्शनल एड्रेस है फॉर द सर्वाइवल, फॉर गेनिंग अ फूड, ठीक है। ये बात सभी क्लियर हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझने जा रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के वर्डिंग्स यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सभी वर्डिंग्स बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप देखते हैं, यहां से स्टार्ट कर दें, प्रजाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, प्रजाति विविधता। हम देखते हैं कि प्रजाति विविधता में इस अर्थ में अगर देखें तो अर्थ में अलग अलग जगह, जैसे ये इक्वेटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री लैटिट्यूड, और दूसरा यहाँ पे देखते हैं ये 90 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या देखते हैं 90 डिग्री है, तो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये होगा साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो आप यहाँ पे इक्वेटर या भूमध्य रेखा या
हम विषुवत रेखा में देखते हैं डाइवर्सिटी ज्यादा है, और यहाँ पे देखते हैं ध्रुवों पर क्या है, डाइवर्सिटी या यहाँ पे विविधता कम है। तो डाइवर्सिटी ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में सभी जगह क्या है, अलग अलग है। तो डाइवर्सिटी का जो है अलग अलग होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है। वहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी, वहां पे रेनफॉल की अवेलेबिलिटी। तो कितना ज्यादा रेनफॉल है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए, वहां पे सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, दूसरा वहां पे रेनफॉल होना चाहिए। यदि सनलाइट और रेनफॉल दोनों ज्यादा अच्छा है तो वहां पे ज्यादा प्रोड्यूसर उत्पादक बनेगा, ज्यादा उत्पादक बनेगा तो ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर बनेंगे, ज्यादा प्राइमरी तो ज्यादा सेकेंडरी, फिर ज्यादा टर्सरी या ज्यादा टॉप कंज्यूमर। तो इस प्रकार फूड चेन ज्यादा बनेगा। तो फूड चेन ज्यादा बनना फूड वेब का निर्माण करता है, खाद्य जाल का निर्माण करता है। तो खाद्य जाल या फूड वेब ज्यादा होगा तो वहां पे हम देखते हैं क्या बनेगा, वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, विविधताएं ज्यादा होंगी। तो यहाँ प्रजाति विविधता का सीधा सीधा मतलब ये है कि पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में कोई भी दो ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं है जो इक्वल टाइप की डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। सब के सब कोई भी दो क्षेत्र देखते हैं वहां डाइवर्सिटी में सभी में भिन्नता होती है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। दूसरा होता है इंडिकेटर स्पीसीज, या फिर हम देखते हैं संकेतक प्रजाति। तो इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे स्पीसीज जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, एक सहजीविता का उदाहरण है जिसमें कि एल्गी प्लस फंजाई होते हैं, शैवाल प्लस कवक होते हैं, शैवाल और प्लस कवक होते हैं। इन दोनों का यह क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। जिसमें शैवाल ग्रीन है तो ये क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, और ये क्या है, कवक जो है उसको शेल्टर या आवास देगा या उसको सुरक्षा देगा। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। तो इंडिकेटर का यहाँ मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में अगर आप देखते हैं वायु प्रदूषण या पोल्यूशन ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा एयर पोल्यूशन है, वहां पे लाइकेन नहीं मिलते। लाइकेन बहुत प्रिमिटिव टाइप के ऐसे प्लांट्स स्पीसीज होते हैं जो एल्गी और फंजाई का मिश्रण होते हैं, मिक्सचर होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिनका प्रेजेंस बहुत कॉमन है सभी जगह। लेकिन आप देखते हैं शहरों में जनरली लाइकेंस नहीं मिलते, क्योंकि शहरों के बीच में पोल्यूशन ज्यादा होता है, एयर पोल्यूशन। शहर से दूर चले जाएं या किसी ऐसे शांत क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे आसानी से आपको लाइकेन दिख जाएंगे। तो लाइकेन का किसी क्षेत्र में मिलना एक संकेतक है कि वहां वायु प्रदूषण नहीं है, और यदि वायु प्रदूषण है तो वहां पे लाइकेन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार के देखते हैं आप, जैसे जोंक जानते हैं, ठीक है, कुछ विशेष टाइप के ऐसे एनिलीड्स देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, गंदे पानी में मिलते हैं। और तो वो क्या है, गंदे पानी का क्या है, एक संकेतक होता है। किसी विशेष प्रकार के फिश भी होते हैं, वो है, वो गंदे पानी के संकेतक होते हैं। कुछ फिश साफ पानी में मिलते हैं, तो वो चीज जो है वहां का पानी की स्वच्छता को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ फिलहाल लाइकेन को जरूर आप लिख लें। तो लाइकेन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, संकेतक प्रजाति जो किसी चीज का संकेत कर रहे हैं। तो ये क्या संकेत कर रहे हैं, वायु प्रदूषण नहीं है, लाइकेन ये संकेत कर रहे हैं अगर उसका प्रेजेंस किसी क्षेत्र में है तब। ठीक, अब देखते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला क्या हो, कैसे होता है, लाइक ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे आप देखते हैं अम्ब्रेला। तो सीधा सीधा क्या देखते हैं, ये इस क्षेत्र का क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है। यहाँ पे इसके नीचे आप देखते हैं जो भी आएगा इसका प्रोटेक्शन हो रहा है, इसका सुरक्षा हो रहा है। तो ऐसी प्रजातियां जो जिसका प्रेजेंस किसी क्षेत्र में हो तो उसके कारण दूसरे फ्लोरा प्लस फौना को मिल जाता है। वनस्पति और जंतु को उसके कारण क्या है, वनस्पति जंतु को उसके कारण क्या मिलता है, सुरक्षा मिल जाता है। तो वो ऐसे स्पीसीज अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ब्रेला। ठीक है, अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूं, अम्ब्रेला स्पीसीज या अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है, यहाँ पे इस बात को आपको देखना है। ठीक, तो अम्ब्रेला प्रजाति या अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है, किसी विशेष प्रकार की प्रजाति के एनिमल्स के कारण, प्लांट्स के कारण आप देखते हैं दूसरे ऐसे फ्लोरा फौना पर क्या है, सुरक्षा मिल जाता है। तो वह प्रजाति या वह स्पीसीज क्या कहलाता है, आपका अम्ब्रेला प्रजाति, अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाता है। जैसे कि टाइगर, किसी क्षेत्र में टाइगर या लायंस वगैरह होंगे तो वहां उनकी दहाड़ सुन के बाकी एनिमल्स वगैरह उसके आसपास नहीं जाएंगे। या किसी क्षेत्र में टाइगर है तो उसका पूरा प्रभाव होता है, उसका जो अब लाइक कहना चाहिए प्रभाव
वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी या इफेक्टिव होता है। तो उसके आसपास क्या दूसरे एनिमल्स वगैरह ग्रेजिंग के लिए या हंटिंग के लिए नहीं जाएंगे, तो जिसके कारण वहां का वनस्पति फ्लोरा भी क्या है प्रोटेक्ट हो गया, और उसमें वहां पे छोटे छोटे एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन हो गया, क्योंकि वहां पे दूसरे एनिमल्स माइग्रेट करके उसे खाने नहीं जा सकते, क्योंकि वो डरेंगे किससे, टाइगर या लायन से। तो ये अम्ब्रेला स्पीसीज के कारण क्या है, नेचुरल तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिल गया, ये अम्ब्रेला स्पीसीज हो गया। दूसरा, हम जब देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जैसे ऐसे स्कीम चलाए गए थे, तो प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था, बेसिकली हम टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में जहां पे भी टाइगर की वर्तमान संख्या थी उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए। तो एक हम देखते हैं आर्टिफिशियली या मैन मेड की तरफ से भी क्या है, मानवीय तरफ से भी क्या है, वहां पे उस क्षेत्र को संरक्षण करने का प्रयास किया गया। तो केवल टाइगर का संरक्षण करने के कारण क्या है, उस क्षेत्र में बाकी फ्लोरा फौना भी क्या संरक्षित हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए। तो इस प्रकार क्या देखते हैं, यह अम्ब्रेला स्पीसीज पे दोनों टाइप का प्रोटेक्शन हो जाता है, नेचुरली भी और यहाँ पे मानवीय तरीके से भी, जिसमें कि आप वहां किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, वहां कंजर्वेशन के थ्रू वहां पे उसका प्रोटेक्शन किए। ये बातें सभी को क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज का मतलब यहाँ पे जो अपना बेस बनाते हैं, फाउंडेशन रखते हैं। तो फाउंडेशन स्पीसीज का मतलब क्या है, इसे आप समझिए। तो फाउंडेशन स्पीसीज का मतलब उसका आधार बनाना, बेस बनाना। और ये आधार किसमें मदद करेगा, उसमें दो चीजें, पहले उसके निर्माण में और दूसरा क्या है, सुरक्षा में। तो किसके निर्माण किसकी सुरक्षा में, इसे समझिए। फाउंडेशन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो दूसरे प्रजातियों के निर्माण एवं उसके लाइक उसकी सुरक्षा में क्या है योगदान देती हैं, वह होता है आपका फाउंडेशन स्पीसीज। आप जैसे देखते हैं कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति जो होते हैं, वह क्या होता है, नेचुरल हैबिटाट भी प्रोवाइड करता है। और वहां पे नेचुरल हैबिटाट के कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पीसीज को क्या है सुरक्षा मिल जाती है। कोरल रीफ क्या होती है, बेसिकली दो, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन है। कोरल एक प्रकार का एनिमल है, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या देखते हैं, जूज एंथेली एक प्रकार का शैवाल है या एल्गी है। तो यहाँ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कोरल रीफ बनाएंगे, प्रवाल भित्ति बनाएंगे। वो कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा स्ट्रक्चर होता है। जब उसकी डेथ हो जाती है कोरल की, तो कैल्शियम कार्बोनेट में वो जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार याद देखते हैं, इस प्रकार डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर। तो वहां पे दूसरे प्रकार के एनिमल्स वगैरह आके वहां पे उस कॉम्प्लेक्स जगह पे, उस जो है जटिल जगह पे वो अपना घर या आवास बना लेते हैं। तो उसके निर्माण में, उसकी सुरक्षा में क्या मदद करते हैं। तो ऐसे स्पीसीज क्या कहलाती हैं, फाउंडेशन स्पीसीज कहलाते हैं। तो कोरल रीफ इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका खुद का जैव भार कम होता है। खुद का जो है जैव भार या बायोमास रिलेटिवली कम होता है, बट बहुत प्रभावी होते हैं। बहुत प्रभावी होते हैं किस सेंस में प्रभावी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ये दूसरे एनिमल्स प्लांट्स को क्या कर देते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। या दूसरे एनिमल्स प्लांट्स को क्या कर देते हैं, सीधा सीधा इसके निर्माण में या इनके जो है लाइफ साइकिल में क्या है हेल्प कर देते हैं। तो ये क्या होता है आपका की स्टोन स्पीसीज, जिनका जैव भार कम है, लेकिन दूसरे के निर्माण सुरक्षा के लिए या दूसरे को क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ये खुला होता है आपका की स्टोन स्पीसीज। मतलब दूसरे प्रजाति को ग्रो करने के लिए वो बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण एग्जांपल लीजिए। जैसे कि आप देखते हैं, पहला है अंजीर का ट्री। अंजीर का ट्री जैसे बरगद के ट्री जैसा ही होता है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा होता है, और वहां पे उसके रूट भी काफी गहरे तक होते हैं, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल है। वहां पे क्षेत्र जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये पाया जाता है, उत्तर पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, अंजीर का ट्री जो होता है अपने आप में जो काफी बड़ा भी है, वहां साल भर अंजीर के ट्री वहां पे लगभग 6 से 8 महीने वहां पे फल लगे होते हैं। तो वहां पे होता क्या है कि उस अंजीर के पेड़ पर बहुत सारे मंकी, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे दूसरे एनिमल्स क्या अपना आवास बना लेते हैं, शेल्टर बना लेते हैं, जिसके कारण वहां पे फूड ऑप्शन भी है बराबर 6 से 8 महीने, और दूसरा आप देखते हैं वहां पे उनको आवास भी मिला हुआ है। तो वहां पे अपना उनके लिए उनके उनके लाइक संरक्षण के लिए, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा स्पीसीज जिसका नाम है अंजीर का ट्री, तो वो क्या है भूमिका निभा रहा है। तो उससे हम क्या कहते हैं, की स्टोन स्पीसीज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मधुमक्खी या हनी बी को देख लो। हनी बी जो है बहुत छोटे होते हैं,
लेकिन छोटे होने के बावजूद ये क्या है उनका, देखो छोटे मतलब बायोमास तो कम है। अब क्या देख रहे हैं कि उनका पर यूनिट एरिया में प्रेजेंस बहुत ही कम है। इसके बावजूद वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट में हम देखते हैं उनके पॉलिनेशन या परागण में बहुत मदद करते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया कि ये जो देख रहे हैं कि लाइक हनी बी है, दिखने में बहुत छोटा सा, लेकिन वो पॉलिनेशन या परागण में बहुत मदद किया। और परागण होने के बाद जो है हम देखते हैं वो जो प्लांट जिसमें परागण या पॉलिनेशन हुआ उसकी डाइवर्सिटी बढ़ने लगती है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि एक रिप्रोडक्टरी पार्ट है उनका, एक रिप्रोडक्शन या जनन का एक महत्वपूर्ण भाग है वो आपका परागण। ठीक है, तो परागण हुआ, पॉलिनेशन में रोल कौन प्ले कर रहा है, वो हनी बी या मधुमक्खी, और वो अपना बायोमास कम है, लेकिन उसके कारण पॉलिनेशन हो पाया, और उसके कारण क्या है उस क्षेत्र में बहुत सारी उस प्लांट की डाइवर्सिटी या उनकी जो है बहुत सारी वैरायटी जो है आगे आसपास फैल गई। तो ये क्या हो जाता है, बेसिकली की स्टोन स्पीसीज होता है। आप बटरफ्लाई को भी ले सकते हैं, तितली भी ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो इस प्रकार ये देखते हैं की स्टोन स्पीसीज। ये चारों पांचों शब्द जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैंने इसे बताया, आप ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं अनुक्रमण। ठीक है, अनुक्रमण या सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन। ठीक है, अनुक्रमण या सक्सेशन। ठीक है, ये दो प्रकार का होगा। ठीक है, एक सक्सेशन को देखेंगे, दूसरा यहाँ पे जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन या फिर हम देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं इसे, बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसे देखिएगा, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। ठीक, और तीसरा एक और टर्म है यहाँ पे देखिएगा, वो होता है एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम ये होता है अगला शब्द। तो देखिए ये शब्द को देखिए ध्यान से, इसमें समझना बहुत आसान है कि अनुक्रमण क्या होता है। अनुक्रमण दो टाइप का होगा, प्राथमिक सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण, और दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द्वितीयक और प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है। अनुक्रमण का मतलब जहां पे अगर देखते हैं जैसे कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे रॉक है या चट्टान है, चट्टान जो है धीरे से बाद में वो क्या मिट्टी में या फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सॉइल में जब कन्वर्ट होगा तो 1 इंच सॉइल बनने के लिए भी सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। तो वो जो सॉइल जब बना, जहां पे किसी प्रकार का कोई भी एनिमल प्लांट नहीं था, तो वहां पे किसी जगह पे बायोटिक फैक्टर पहले 0 था। वहां पे शुरुआत में कोई ए, कोई बी, कोई सी टाइप के जो है स्पीसीज आते गए, तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जहां पे एक ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी प्रकार की बायोटिक पार्ट की कोई ज्यादा उपलब्धता नहीं थी, 0 था, वहां पे शुरुआत में जो एनिमल्स या शुरुआत में जो प्लांट्स ग्रो किए, नॉट एनिमल, शुरुआत में जो प्लांट वहां पे प्रिमिटिव टाइप की ग्रो करेंगे, वो कहलाता है प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन। ठीक, समझ में आया। जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, पायोनियर, आप लाइक कम्युनिटी कहते हैं, या पायोनियर स्पीसीज कहेंगे। जो पहले आएगा उसे क्या कहेंगे, पायोनियर प्रजाति, या उस कम्युनिटी को पायोनियर समुदाय। और जो सबसे लास्ट में रहेगा वहां पे हम देखते हैं उसे क्लाइमेक्स, या हम देखते हैं पश्चगामी क्लाइमेक्स टाइप की कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, तो पहले आया पायोनियर, वो बेस बनाया, और जो लास्ट आया वो क्लाइमेक्स। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए कि कुछ समय मान के चलिए ये एरिया कुछ समय के बाद जो है देखते हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे फिर से क्या है, ये स्थिति 0 हो गई। 0 हो गई तो यहाँ पे देखते हैं जहां पे पहले किसी प्रकार के कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस था, किसी प्रकार के समुदाय की उपस्थिति थी, अब क्या है वहां पे फिर से क्या है, नए टाइप की कम्युनिटी का माइग्रेट करके आना, वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। तो द्वितीयक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जो किसी समय वहां पे प्राइमरी टाइप के सक्सेशन मौजूद थे, बट वो किसी कारण से नेचुरल डिजास्टर या किसी एन नंबर ऑफ रीजन से क्या है वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया, और वहां पे बायोटिक फैक्टर फिर से क्या है 0 हो गया या बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया। तो वहां पे फिर से क्या है नए प्रकार के स्पीसीज का, प्रजातियों का वहां पे फिर से अपना हैबिटाट या आवास बनाना, ये कहलाता है द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। ये बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद देखते हैं
कि बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, उसे कहते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट। ये इसी के संदर्भ में बायोमैग्निफिकेशन वर्ड यूज किया जाता है। कि यहाँ पे देखते क्या है, बायोमैग्निफिकेशन में हम देखते क्या है कि मान लो कोई एनिमल है या कोई ऐसा पानी का स्रोत है, तो यहाँ पे पानी के स्रोत में बहुत सारे एल्गी बने होंगे, शैवाल। तो शैवाल में क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट की मात्रा, प्रदूषक जैसे कि लेड, आर्सेनिक, है ना, कोबाल्ट, ये जो जितने भी हार्मफुल टाइप के, मरकरी, आर्सेनिक या दूसरे डेंजरस टाइप के पॉल्यूटेंट जब क्या करते हैं, इस एल्गी के बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो एल्गी को खाने वाला छोटा फिश या जूप्लैंक्टन को खाने वाला छोटा फिश को खाने वाला बड़ा फिश। तो आप क्या देखते हैं कि सब में मान लो इस पॉल्यूटेंट की मात्रा मान लो एक में 0.01 थी, किसमें थी, इस एल्गी में 0.01 थी, 0.01 ppm पार्ट्स पर मिलियन था। ध्यान रखिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं कि पॉल्यूटेंट की मात्रा फूड चेन में जैसे आगे बढ़ते चलते हैं तो उसमें पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ते चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये पिरामिड वास्तव में नहीं है, ये मैं बस आपको हायरार्की बताने के लिए प्रयोग किया हूं। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख लें, ऐसा लिख लेंगे तो बेस में क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, शैवाल, या आप फाइटोप्लैंक्टन ले लो, उसको देखते हो आप तो जंतु प्लवक या जू प्लैंक्टन कह देंगे। इसको खाएगा छोटी मछली, इसको खाएगा बड़ी मछली, है ना, और बड़ी मछली के मान लो ह्यूमन बींग खाता है, मनुष्य खाता है। तो यहाँ पे देखिए शैवाल में 0.01 ppm पार्ट्स पर मिलियन था पॉल्यूटेंट की मात्रा। इसमें देखते हैं, इसमें मात्रा बढ़ जाएगी तो 0.1 कह सकता हूँ, इसमें फिर मात्रा बढ़ जाएगी तो 1 ppm कह सकता हूँ, इसमें 10 ppm हो गया, इस ह्यूमन बींग में आ गया तो हो सकता है 100 ppm चला जाए। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ते चली जाती है। उसके 4 रीजन है। पहला, इसमें गतिशीलता या मोबिलिटी होती है इस पॉल्यूटेंट पे। दूसरा, किसी के बॉडी में क्या है, लंबे समय तक उसकी फैट में सॉल्युबल होती है, उसके वसा में वो विलय होता है। तीसरा, आप देखते हैं कि वह लंबे समय तक स्थायी होता है, स्टेबल होता है। और चौथा, आप देखते हैं वो एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन तक वहां पे वो क्या होती है, उसकी लॉन्ग स्टेबिलिटी के कारण जो है वो माइग्रेट करते चली जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एल्गल ब्लूम एक दिया हुआ है। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है, एल्गल ब्लूम या भी यहाँ पे देखते हैं किसी क्षेत्र में अगर किसी प्रकार के पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस केस में देखते हैं वहां पे किसी एक प्रजाति में की जो ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होती है वो अनकॉमन या एक्सेप्शनल हो जाती है, बहुत ही असाधारण प्रकार की वो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट करती है। जैसे सल्फेट नाइट्रेट बढ़ गया तो उस क्षेत्र में एल्गल वर्ड है, तो एल्गी की जो है या शैवाल की जो है डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है तो पूरे तालाब या पूरे जो है एक्वेटिक सरफेस में वही छा जाते हैं। कौन, एल्गी। तो एल्गी की वृद्धि असामान्य हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण पूरा जो सरफेस है वो कवर्ड हो गया इस एल्गी से। तो ये एल्गल ब्लूम हो गया। अब एल्गल ब्लूम की क्या है नुकसान होते हैं कि सरफेस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एल्गी हो गए। तो एल्गी होने पर क्या है, पूरा सनलाइट वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नीचे जो है सनलाइट को वो जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि पूरा सरफेस में कवर्ड है ना। दूसरा, नीचे जो रहने वाले एनिमल्स वगैरह है उन तक क्या है ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वह उनको क्या है प्रॉब्लम होती है उनके सर्वाइवल के लिए। तो एल्गल ब्लूम की घटना प्रदूषित पानी के कारण होती है, जिसमें कि पॉल्यूटेंट, सल्फेट, नाइट्रेट आदि बढ़ जाते हैं। तो उस केस में यहाँ पे देखते हैं कि एल्गल ब्लूम की घटना देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक में इन सभी बातों को आपको अच्छे से समझना था। आप क्वेश्चन पे जाइए, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछिए, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।